हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम क्लास ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड जो भी फर्दर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। बेसिकली मेनली हम फोकस करेंगे जो भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं विच इज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज एनपीयू वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। लेट मी होल्ड, हम सेट करेंगे। सो हमारा चैप्टर है ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। कर्सर ऐसा भाग क्यों रहा है? ओके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर तो आप बोल लो कि हम इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना व्हाट इज पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पीएसआर को हम कैलकुलेट करते हैं विच इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर गुडविल के कैलकुलेशंस इसी में आएंगे और भी चैप्टर्स के साथ हम इसको बढ़ाते लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं। ये बहुत लंबा सा, ये जो आपको पीडीएफ है ये घबराने वाली बात नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा हुआ है। तो ये आपको कहीं से भी ऑनलाइन, इफ आपके पास नॉर्मली इफ यू आर इन क्लास 12 तो आपके पास ये बुक होगी। इन केस नहीं है तो आप ऑनलाइन आप एनसीईआरटी बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड इट देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। अब फाइनल स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के बारे में, सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था कि अगर एक इंसान है वो अपने बिजनेस को कर रहा है दैट मीन्स दैट इज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है वो। लेकिन अगर एक से ज्यादा इंसान है और वो बिजनेस चला रहा है तो वो क्या हो गया? If you have two person in an organization then it is partnership। तो हम इससे ये समझ में आता है हमको कि मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज है, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपके दो लोगों की जरूरत होती है। एज द बिजनेस एक्सपेंड्स वन नीड मोर कैपिटल। इसमें कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटरी से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विच इज इन पार्टनरशिप हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ज्यादा कैपिटल एक इंसान नहीं ला सकता है, उसके लिए हमें दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में बताया गया है। जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप है आपका वो रेगुलेट कौन करता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है। आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट वो कौन सा एक्ट है जो रेगुलेट करता है आपके पार्टनरशिप को? तो वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिमिलरली इसमें और भी कुछ कैलकुलेशंस हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो है, ये देखो, ये चैप्टर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किस तरीके से आपकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑब्वियसली दो लोग आए हैं तो वो किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा उन। और इन केस आज के डेट में मान लो दो पार्टनर्स, सॉरी, आज के डेट में मान लो दो पार्टनर्स हैं, कोई थर्ड वन आना चाहता है, एडमिट हो रहा है, एडमिशन का केस आ रहा है, यहाँ पे कहा गया
एडमिशन का केस आ रहा है यहाँ पे, तो आप किस तरीके से उसमें आप कैलकुलेशन करोगे, ट्रीट करोगे। रिटायरमेंट, आप मान लो रिटायरमेंट ले रहे हो, या फिर तो आपके किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, या आपकी फर्म जो है वो डिसोल्यूशन हो गई है। डिसोल्यूशन अभी ऐसे समझ लो कि खत्म हो रही है, वाइंड अप कर रहे हैं हम फॉर्म को, तो उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। खत्म हो रही है फॉर्म, फॉर्म को हम बंद कर रहे हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, हम ये भी इसी बुक में पढ़ने वाले हैं। तो इफ यूल गो थ्रू दी इंडेक्स, या फिर तो आप अपने बुक के सबसे पहले पेज पे आ जाओ, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से आप चैप्टर्स को आप कवर करने वाले हो। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एडमिशन पढ़ेंगे, फिर रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इस तरीके से हम फिर गो ऑन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। नेचर ऑफ पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का नेचर कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली दो पर्सन होने चाहिए। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आने के लिए दो इंसान की जरूरत होती है, दो या दो से ज्यादा इंसान की जरूरत होती है। अगर वो लोग इकट्ठे आ रहे हैं और वो साथ में आकर के प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं बिजनेस में, देन हम कहते हैं भैया हाँ ये पार्टनरशिप है। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगेन यहाँ पे इसी एक्ट के बारे में बात की गई है। इस एक्ट के सेक्शन 4 में क्या लिखा गया है, तो भाई पार्टनरशिप को इन्होंने डेफिनेशन किया, डिफाइन करा है। इसका डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइंड पार्टनरशिप आ जाएगा व्हाट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आप उसमें यही लिखोगे, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख करके आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आपको यही डेफिनेशन लिखना है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसको हम इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। हमने बोला कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही है। सबसे पहले तो ये जो बिजनेस होगी वो सबके द्वारा कैरी किया जाएगा, यानी कि सब इसमें हेल्प करेंगे, सब इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। और दूसरी चीज क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब या तो उनमें से कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबके बदले में काम करता हुआ बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ये इतना ही सिंपल है। तो ये जो सेंटेंस है, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट लो, क्या करोगे कैसे करोगे, बस इसे याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप यही लिख करके आने वाले हो और तभी आपको मार्क्स मिलेगा, एल्स भूल जाओ। नेक्स्ट है, persons who have entered into partnership with one another are individually, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आप ए बी सी डी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार पार्टनर्स हैं। चार पार्टनर्स को आप अलग अलग इंडिविजुअली आप बोलोगे कि दे ऑल आर पार्टनर्स, और कलेक्टिवली आप बोलोगे कि ये फॉर्म है। इतना ही सिंपल है। इस लाइन में यही बोला गया है कि इंडिविजुअली अगर आप बात कर रहे हो तो दे आर ऑल पार्टनर्स इंडिविजुअली, और अगर कलेक्टिवली आप बात करोगे तो दे ऑल आर, ये एक फॉर्म है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फॉर्म्स नेम, और जिस नाम के अंदर आप बिजनेस को कैरी करने वाले हो उसको हम कहेंगे फॉर्म का नाम, जो भी होगा, लेट्स से एबीसीडी लिमिटेड। इसके नीचे कुछ एसेंशियल, अच्छा एक और चीज, पार्टनरशिप फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने पीछे पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था हमने, याद करो, बिजनेस में हमने कहीं तो पढ़ा था कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी हमने पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये बोलता है कि बिजनेस ओनर और बिजनेस दो अलग अलग इंडिविजुअल है, आप इसको मिक्स नहीं करोगे।
हमने ये पढ़ा था। इसी से रिलेटेड हम पार्टनरशिप में क्या पढ़ रहे हैं भाई? पार्टनरशिप में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना, ये नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है उसके पास कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। यानी कि इन केस कल के डेट में अगर ये बैंकरप्ट हो जाती है फॉर्म, तो पार्टनर्स के पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उन सबसे हम उठा करके अपने डेट को क्लियर करेंगे। यानी कि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो रही है, राइट? नेक्स्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट, दैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हम की बात कर रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के, कैसे हमें पता चलेगा कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। तो कुछ 6 पॉइंट्स हैं इसमें। 6 पॉइंट्स में से आप पेपर बहुत ही आसान है। आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में अपने आप को एज अ पार्टनर रख के देखो, तो वहां पे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एसेंशियली, वो आप देखोगे तो आपको उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज लिस्सी, कि क्या क्या है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। ऑब्वियसली अगर आप एक इंसान हो, एक इंसान अकेले आप बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कैरिंग ऑन सोल प्रोप्राइटरी नॉट पार्टनरशिप, राइट? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 2 पर्सन, 2 से मैक्सिमम आपके कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मिनिमम आपके 2 पर्सन होने चाहिए। कुछ लिमिटेशंस होती है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि आपको एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, मिनिमम आपके 2 पर्सन। कॉमन सेंस वाली बात है, कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। इन अदर वर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 2। देर इज हाउएवर अ लिमिट ऑन देयर मैक्सिमम नंबर, लेकिन हमने कुछ लिमिट्स लगाए हुए हैं मैक्सिमम नंबर के ऊपर। इफ अ फर्म इज एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस है आपका, तो उस केस में आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 10 पार्टनर्स हो जाएंगे। वाइल इन केस ऑफ अदर बिजनेसेस, बैंकिंग के अलावा आपके कोई दूसरा बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उस केस में आपके मैक्सिमम पार्टनर्स जो होंगे वो 20 होंगे। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि मिनिमम जो होंगे आपके 10 पार्टनर्स, सॉरी होल्ड, मैक्सिमम जो है आपके 10 पार्टनर्स होंगे इन केस ऑफ अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो। और आपके मैक्सिमम पार्टनर्स एक्सेप्ट बैंकिंग के अलावा आपके 2 पार्टनर्स, 20 पार्टनर्स होंगे। यही पढ़ा हमने। बैंकिंग है तो 10 पार्टनर्स आपके मैक्सिमम है। अदर देन बैंकिंग बिजनेस है तो आपके 20 पार्टनर्स आपके मैक्सिमम होंगे, यही पढ़ा। नेक्स्ट इज हमारा अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कितनी तरीके के होते हैं? इसी को अगर आप रीड करोगे तो अग्रीमेंट 2 तरीके के होंगे, ओरल एंड सेकेंड वन इज रिटन। दो दोस्त हैं, उन्हें पार्टनरशिप में आना है, वो क्या बोले, चल भाई पार्टनरशिप में हम आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। दैट इज ओरल। वहां पे हमने क्या बोला, भाई दोस्त है उसमें हम क्या फॉर्मेलिटी करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या हम पेपर बनाएंगे, इससे बेटर है कि वो ओरल कर लो, ठीक है। लेकिन ये ओरल के डिसएडवांटेजेस तब होंगे जब कोई डिस्प्यूट होगा। कोर्ट में कहीं हम जा रहे हैं, डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट तक बात चली गई, तो वहां पे आप अपने अग्रीमेंट को कैसे दिखाओगे? वहां पे हम मांगते हैं प्रूफ, एविडेंस। तो उस केस में हमें चाहिए रिटर्न अग्रीमेंट। दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो आप क्या करोगे? हम प्रिफर करते हैं कि हमें हमारे पास रिटर्न अग्रीमेंट हो। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन, ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा के बीच का अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप, जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें, आप अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हो कि आप प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह को आप किस तरीके से शेयर करोगे। Agreement becomes the basis of a relationship between the partners. It is not necessary. ये भी याद रखना, एमसीक्यू में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि क्या रिटर्न अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है या नहीं। तो मैंडेटरी नहीं है। आप ओरल और रिटर्न कोई भी आप यूज करो, बस एक अग्रीमेंट होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच अग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक रिटर्न फॉर्म का अग्रीमेंट हो। एन ओरल अग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड है वो। आप उसके साथ भी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू
अवॉइड डिस्प्यूट्स, एक डिस्प्यूट से बचने के लिए आप क्या हमेशा प्रेफर करोगे? रिटन अग्रीमेंट आप प्रेफर करोगे, कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए। आज के डेट में आपने तो बोल बोल कर आपने बोल दिया कि हाँ भाई आप इक्वली शेयर करोगे, बट कल के डेट में अगर मान लो आपके पार्टनर ने ये बोला कि नहीं भाई हम तो पार्टनर हम तो प्रॉफिट 3:2 में हम शेयर करेंगे, तो उस केस में आपके पास एज अ प्रूफ, यानी कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज बिजनेस। एक बिजनेस आपके पास होना चाहिए। पहला हमने पढ़ा कि दो से ज्यादा इंसान होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा इंसान होने चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा कि आपके पास एक अग्रीमेंट होना चाहिए विच इज इन अ फॉर्म ऑफ ओरल या फिर तो रिटर्न, वट एवर वट एवर यू हैव। थर्ड वन इज बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए उसमें। अग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, ये जो अग्रीमेंट आपने बनाया है उसमें आप कोई ना कोई बिजनेस आप चला रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद करके आप बैठ गए हो, तो आप उस केस में ना आप पार्टनर्स नहीं होगे, आप उसमें को ओनर हो जाओगे। मर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप, सेम इन्होंने भी यही बात बोली है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को आप ओन करके, को ओन करके आप अपने आप को पार्टनर नहीं बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, बहुत बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये, कि मान लो रोहित एंड सचिन है, दो दोस्त हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, जॉइंटली इन्होंने क्या करा, एक प्लॉट को परचेज करा, लैंड को आप उन्होंने परचेज करा। दे बिकम द जॉइंट ओनर्स। ऑब्वियसली अगर दो लोग इकट्ठे होकर के अगर अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हम कहते हैं। सेम अगर प्रॉपर्टी है उनके पास तो हम को ओनर्स कहेंगे उस केस में। जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी है, नॉट द पार्टनर्स, उसको हम को ओनर कहेंगे, पार्टनर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, लैंड का परचेज या सेल कर रहे हैं, उसी जमीन को उन्होंने खरीदा और बेचा, खरीद और बेच कर रहे हैं, यानी कि एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे एक प्रॉफिट बना रहे हैं और उस प्रॉफिट को वो शेयर कर रहे हैं, तो इन सच केस हम उनको पार्टनर्स बोलेंगे। ये भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए इन बदले, जिसके बदले में आपको प्रॉफिट आ रहा। फोर्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? एजेंसी जो वर्ड है एजेंट से आया है, यानी कि आप म्यूचुअली एक दूसरे के एजेंट के जैसे काम करोगे। मान लो, मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, ये चार पार्टनर्स। चार पार्टनर में ए सिर्फ ऑफिस में है, बी और बी सी डी तीनों गायब है, ऑफिस में नहीं है। उस टाइम पीरियड पे कोई काम आ गया तो उस केस में ए ने कोई डिसीजन ले लिया। ये जो डिसीजन है ये इन्होंने बी सी डी के बदले में लिया है। इन सच केस हमने बोला ना एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ए ने यहाँ पे सबके बदले में काम किया है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली, इसको हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि ये म्यूचुअली डिसाइडेड, क्योंकि आप तो वहां पे अवेलेबल नहीं थे, आपके जगह पर ए ने काम किया। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंट का काम किया है, एक दूसरे के लिए हम एजेंट का काम करते हैं पार्टनरशिप में। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो मैंने शुरू में बोला था दैट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे इकट्ठे होकर के काम करो या फिर तो सबके बदले में कोई एक इंसान काम करेगा, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। दिस स्टेटमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। पहला ये कि, लेट मी चेंज द कलर। पहला तो ये बोला कि एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द बिजनेस। पहला ये कि सारे ही पार्टनर्स एंटाइटल्ड हैं, सबके पास वो राइट है कि वो सारे ही बिजनेस के काम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी, एक रिलेशन इनका एग्जिस्ट करता है म्यूचुअल एजेंसी का, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर जो है वो जो भी बिजनेस को वो कैरी कर रहा है वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, एज वेल एज द साथ में वो एजेंट भी है सबके लिए। अपने लिए तो प्रिंसिपल है ही, साथ में दूसरों के लिए वो अदर पार्टनर्स के लिए वो एजेंट है। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड आल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि ये बी सी डी जो है ये बाउंड है ये ए के डिसीजन को लेके, ये मना नहीं कर सकते, राइट। वही इन केस ऑफ ए गायब हो गया, बी है अवेलेबल, बी ने कोई डिसीजन ले लिया, तो उस केस में ए भी मना नहीं कर सकता है।
Relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. यानी कि अगर आपका mutual agency नहीं है तो आपका partnership भी नहीं है. Mutual agency नहीं है तो partnership भी नहीं है. Right? वापस ब्लैक पे आ जाओ. Fifth one is sharing of profit. मैंने ये बोला कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए. प्रॉफिट बिज़नेस है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए. अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, कंपनी हो गया, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया या फिर तो कोई भी बिज़नेस हो गया, उसमें प्रॉफिट जो होता है बहुत ही प्राइम एलिमेंट होता है. एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस. ये जो आप अग्रीमेंट साइन करोगे इसमें आपके क्या एग्रीमेंट्स होंगे दैट आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को आप किस तरीके से आप शेयर करेंगे. So the definition contained in the Partnership Act describes partnership as a relation between two people who agree to share the profit of a business. The sharing of loss is implied. देखो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा ना ऊपर अभी उसमें ये लिखा हुआ था दैट रिलेशन बिटवीन पीपल हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ था दैट लॉसेस, शेयरिंग ऑफ लॉसेस. तो इसका मतलब ये है क्या कि ये जो पार्टनर्स होंगे वो लॉस को शेयर नहीं करेंगे? तो नहीं, ये बहुत ही इम्प्लाइड है. इम्प्लाइड यानी कि कहीं भी मेंशन करने वाली बात नहीं है. जरूरी नहीं है कि मेंशन नहीं है तो उस चीज को हम नहीं मानेंगे. ये इम्प्लाइड है यानी कि ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है कि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको शेयर में आपको लॉसेस भी मिलेंगे. द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इज इम्पोर्टेंट. आप प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी आप इम्पोर्टेंट है उसको शेयर करना. इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप. मान लो मैं एज अ चैरिटी कोई काम कर रही हूँ, किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ, एसोसिएटेड हूँ, तो फिर वहां पे मैं पार्टनरशिप टर्म नहीं दूंगी. राइट. लास्ट जो है दैट इज सिक्स. मैंने बोला था टोटल 6 पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की. जब हम बात कर रहे थे टोटल 6 पॉइंट्स है जिसको मैंने बोला था याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट वन, दैट ये लास्ट सिक्स है दैट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, आप किसी भी बिजनेस में आप जा रहे हो तो वहां पे आपकी एक लाइबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. शुरू में हमने ये भी बोला था कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसी की बात हम यहाँ पे जोड़ेंगे, लिंक करेंगे. इसमें मैंने बोला है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. यही बात हुई. Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the act of the firm done while he is a partner. Not only that, liability of a partner for act of the firm is also unlimited. This implies that his इससे लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है दैट his private assets can also be used for paying off the firm's debt. In case आपकी फर्म बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया हो गई है आपकी फर्म, तो उस केस में आपके प्राइवेट एसेट्स की भी यूज की जा सकती है फर्म के डेट्स को क्लियर करने के लिए. इतनी ही समझने वाली बात थी. यही 6 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था एक बार वापस से रिवाइज करेंगे. 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, साथ में बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एंड लास्टली हमारी लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होंगे. तो वो है हमारा नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको बताता है कि भाई हम आपके प्राइवेट एसेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं आपके फॉर्म के डेट को चुकाने के. दिस इज इट. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड अभी हमने अग्रीमेंट की बात करी थी, अग्रीमेंट की बात करी थी ना, ये यही बताता है. पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है ये. पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा
अग्रीमेंट है, एक ऐसा पेपर है, पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर आपकी सारी अग्रीमेंट्स, यानी कि आप किस रेशियो में आप शेयर करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ऑन कैपिटल और ऑन ड्रॉइंग्स, आप रेम्यूनरेशन लोगे तो आप कितना लोगे, वो सारी चीजें आपकी उसके ऊपर मेंशन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। इसको हम एक बार डिटेलिंग में और पढ़ेंगे सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। नीचे हमारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड दे रखा है, एक बार गो थ्रू कर लेना। Not so important, but again, it's always good to go through the content. Partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. The agreement हमने ऊपर पढ़ा, agreement कैसा होगा, या तो oral या written। हम प्रेफर करते हैं written। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपका जो अग्रीमेंट है डज नॉट रिक्वायर बोला है, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपका अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग नहीं होना चाहिए, बट वेर एवर इट इज इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। लेकिन जहां पर भी इस अग्रीमेंट को आपने लिखित में लिखा हुआ है, राइटिंग में आपने दिया हुआ है, तो उस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यही मैंने बोला था नीचे, अग्रीमेंट जो हम बात करके आए हैं ये है हमारा पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है। It generally contains the details about the aspects of affecting the relationship between the partners, including the objective of business। इसमें क्या आपके होते हैं, कुछ डिटेलिंग्स आपकी उसमें मेंशन की हुई होती है कि आपके रिलेशन कैसे होने वाले हैं पार्टनर्स के साथ में, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, कैपिटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, साथ में आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस आप किस तरीके से शेयर करने वाले हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ है तो आप उसके ऊपर क्या चार्जेस करोगे, है लगाओगे चार्जेस या नहीं लगाओगे, रेम्यूनरेशन दोगे नहीं दोगे, ये सारी चीजें। क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आप अपने सारे पार्टनर से मिल करके बैठ म्यूचुअली डिसाइड करके कॉन्सेंट लेकर के उसके क्लॉजेस को, उसके प्रोविजंस को, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आप चेंज कर सकते हो। द डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एट द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट। जो डीड है उसको आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड, और उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में। ये भी आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स और किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रोविजंस रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। ये जो प्रोविजंस रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग है, इसको याद रखो, ये हम डीड के ऊपर बात कर रहे हैं। डीड के ऊपर कुछ प्रोविजंस लगते हैं, अगर कहीं एब्सेंस ऑफ डीड है, आपके डीड में, आपके अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रोविजंस जहाँ पे रिलेटिव है, जैसे कि आप आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे जहाँ पे आपके कहीं भी मेंशन नहीं होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में आप क्या इंटरेस्ट आप लोगे या फिर तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करने वाले हो। हम बेसिकली यही इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स आर एज फॉलो। कुछ चीजें नीचे दी हुई है, इन टोटल 5 है, तो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। If partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and losses of the firm are to be shared equally by partners, irrespective of their capital contribution in the firm। अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपने कुछ भी मेंशन नहीं करा है अपने डीड में रिगार्डिंग आप किस तरीके से किस शेयर में आप प्रॉफिट और लॉसेस को आप बांटने वाले हो, तो उस केस में हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इक्वली शेयर कर देते हैं, इररेस्पेक्टिव कि किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल देन हियर। ए है, उसने 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट करा है। बी है, ₹50,000 कंट्रीब्यूट करा है। सी है, ₹10,000 इसने कंट्रीब्यूट करा है। यू कैन सी कि किस लेवल से इन्होंने अपने कैपिटल लगाए हुए हैं, किस कैपिटल, कितने कैपिटल को इन्होंने इन्वेस्ट करा है एक पार्टनरशिप को, राइट। लेट्स अज्यूम कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया, लेकिन डीड में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि ये किस तरीके से इनका प्रॉफिट शेयर। इन केस ऑफ साइलेंस, अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में ऑटोमेटिकली
1:1:1 यानी कि इक्वली प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। अगर आपका 30,000 प्रॉफिट है, 30,000 प्रॉफिट है, तो आप इसको 10,000, 10,000, 10,000 ABC को बांट देते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि ए ज्यादा कैपिटल लाया है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बी कम थोड़ा कम लाया है तो बी को थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, और सी उससे भी कम लाया है तो उसको उससे भी कम प्रॉफिट मिलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम इनको इक्वली प्रॉफिट शेयर कर देंगे, ये यही बताता है। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं मेंशन है कि आपको पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां पे सीधा सीधा 1:1:1 सेकेंड हमारा जो पॉइंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, जितने भी लोग कैपिटल लगाते हैं, सॉरी, जितने भी लोग कैपिटल लेकर के आते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट on the amount of capital contributed by him in the form as a matter of right। ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, ए ये नहीं बोल सकता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए लाया हूं तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दो। सिंस डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इनको इंटरेस्ट भी हम नहीं प्रोवाइड करें। अगर वही आपके डीड में मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एट द रेट 6% लग जाएगा सबको, तो हम सबको 6% हम दे देंगे। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। उसी तरीके से हम सबको 6% हम अलॉट कर देंगे। However, interest can be allowed when it is expressly agreed it by the partners। अगर पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड करा है कि हाँ भाई ये 6% जो है ये मैंने अज्यूम करा है, इट कैन बी 10% ऑल्सो, 15% ऑल्सो। अपने हिसाब से जितने भी पार्टनर्स वो अग्री करेंगे म्यूचुअली वो उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर इन ये सारे इकट्ठे होकर के अगर अग्री करते हैं तो वो उसी रेट पे वो उन्हें फिर इंटरेस्ट मिल जाएगा। दस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस इशू के। इज इट क्लियर? फर्दर द इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें, इंटरेस्ट जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ पेबल होगा प्रॉफिट के ऊपर। आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो ही आप इंटरेस्ट दोगे, एल्स आप अगर आपका फर्म जो है वो कम लॉस कमा रहा है, लॉस इनकर कर रहा है, तो उस केस में आप कोई भी आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कभी हम मान लो ड्राइंग ले गए, कभी हम मान लो कैपिटल ले गए, 1 लाख है, ए ने बोला कि भाई 1 लाख में से 10,000 मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज कर सकते हैं। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। डीड साइलेंट है तो हम कोई भी चार्ज अपने मन से हम नहीं लगाने वाले हैं। इन सारी चीजों को एक नोट पे, एक नोट बना लो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। और अभी तो ये बहुत ही स्टार्टिंग है, बाद में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और भी बहुत सारी गुडविल्स वगैरह हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस केस में हम बहुत कंफ्यूज होंगे। फिर इसको याद कर लो, कैसे रटोगे, कैसे याद करोगे, इट्स योर कॉल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करो। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस क्या होता है? ए के पास बहुत पैसा है, बोला कि भाई ये तो मैं कैपिटल लगाया हूँ, ये तो कैपिटल है मेरा, मेरे पास ना 50,000 रुपए और पड़े हैं, कंपनी को और लोन लेना है, तो एज अ लोन में कंपनी को 50,000 रुपए दे रहा हूँ। तो हमेशा याद रखेंगे लोन के ऊपर हमेशा हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर तो लगता है हमेशा, या तो हम इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट वापस लेंगे, और अगर हम लोन लेने वाले हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या फिर तो लोन की जब हम बात करते हैं, तो इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस सम मनी टू द फर्म बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये 50,000 रुपीज इसने दे दिया है एज अ लोन, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अगर आपके डीड में मेंशन नहीं है कि कितना रेट ऑफ
इंटरेस्ट लगने वाला है लोन और एडवांसेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हम इसके ऊपर एट द रेट 6% पर एनम लगा देंगे। एक सिर्फ यही हमारा ये है, पहला तो ये है कि ये 1:1 वाला, और दूसरा हमारा एक्सेप्शन है ये एट द रेट 6% पर एनम वाला, कि नहीं मेंशन है तो चुपचाप से हम 6% पर एनम लगा देंगे। एल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा, और क्या नहीं लगता है, यही तो हो गया। तीसरा हमने ये पढ़ा कि 1:1 होना चाहिए अगर आपका डीड साइलेंट है तो। फोर्थ वन हमने अभी ये पढ़ा कि 6% होगा अगर आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मेंशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एट द रेट 6% पर एनम आप उसको चार्ज हो। सॉरी, लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट। लास्ट क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ फॉर्म्स वर्क। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। एज अ सैलरी मान लो ए बी सी है, सी ज्यादा काम कर रहा है, बोला कि हम दोनों तो उतना काम नहीं करेंगे और हम आएंगे भी नहीं वैसा, सी ज्यादा एक्टिव है, तो सी, ये दोनों अगर मिलकर अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम ज्यादा काम कर रहे हो, तुम एक काम करो, 20,000 रुपए तुम एक्स्ट्रा ले लो सैलरी, एज अ सैलरी, या फिर तो रेम्यूनरेशन। याद रखना अकाउंटिंग में सैलरी वर्ड यूज मत करना, रेम्यूनरेशन वर्ड हम यूज करते हैं पर पार्टनरशिप में। राइट, ठीक है। पहली बात, सी खुद से नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मैं एंटाइटल्ड हूँ सैलरी के लिए, सीधा भगा देंगे। ऐसा नहीं है। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म unless unless there is a provision for the same in the partnership। अगर पार्टनरशिप में इन दोनों ने डिसाइड करा कि हाँ भाई हम रेम्यूनरेशन देंगे तुम्हें 20,000 रुपए, तो ही हमसे आपको रेम्यूनरेशन पे करने वाले हैं। Next, apart from the above, the Indian Partnership Act specifies that subject to contract between the partners, कुछ चीजें नीचे दी हुई हैं, जैसे कि मान लो ये सारे पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ऊपर हमने ऊपर एग्जांपल लिया था जो, उसमें, चलो वापस से ए बी सी डी ये चारों पार्टनर्स थे, उसमें से किसी ए ने क्या करा, ऑफिस में बैठा हुआ था, इसने कोई ट्रांजेक्शन ले लिया, ट्रांजेक्शन कर दिया और इसके ऊपर इसे प्रॉफिट मिल गया, तो ये प्रॉफिट इंडिविजुअली नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि ए अपने अकाउंट में डाल लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों में, ये फॉर्म का प्रॉफिट हो गया है। वही दूसरा क्या होता है, अगर ए ऐसा सिमिलर बिजनेस अब अलग से खोलकर चला रहा है और वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारा अमाउंट ये फॉर्म को पे करेगा। ये दो चीजें हैं, इन दोनों को पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन इसको बस एक बार रीड कर लेना सो दैट एमसीक्यू में आप अटक ना जाओ। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो ऊपर मैंने बता दी। नीचे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। टू डू, पहला क्वेश्चन ये है इसका कि मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट। मोहन और श्याम है, दो पार्टनर्स हैं, और इन्होंने कुछ क्लेम करा है, तो हमें ये बताना है कि जो क्लेम है ये वैलिड है या नहीं है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। तुम और साथ में क्या बोला है कि जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ये हमारा साइलेंट है, कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया गया। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। इसने बोला कि भाई मैं तो एक्टिव पार्टनर हूँ, मुझे 10,000 का सैलरी दे दो। क्या ये वैलिड है? नॉट अलाउड। Shyam had advanced a loan to the firm. He claims interest at the rate 10% per annum. श्याम ने क्या करा है, लोन दिया है फर्म को, और इसने बोला है कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा है, हमने ऊपर पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस हम इसके ऊपर हम ऑटोमेटिकली देते हैं, देना है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आप, अगर आपने मेंशन नहीं करा है डीड में, तो आपका ऑटोमेटिकली ये 6% पर एनम हो जाता है। तो ये 10% का तो सवाल ही नहीं होता है, 6% का सवाल होता है, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड वन इज मोहन एज कॉन्ट्रीब्यूटेड, मोहन ने 20,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, श्याम ने 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है कैपिटल। मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। मोहन बोल रहा है कि भाई मैं तो शेयर इक्वल लूंगा, दिस इज वैलिड। क्यों? कुछ भी नहीं बोला है। प्रॉफिट हमने डीड हमारा साइलेंट है, ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि भाई ये तो 1:1 का खेल है।
श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। श्याम बोल रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। हमने ये भी पढ़ा था कि ये हमारा क्या होगा, गलत, कि अगर आपके डीड साइलेंट है तो 6% या कहीं कुछ भी इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे नहीं मिलेगा। ये सेम आप नेक्स्ट करोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको टी और एफ बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए आपको क्या रिटर्न एग्रीमेंट की ही सिर्फ जरूरत होती है। तो नो, दिस इज ट्रू विदाउट ट्रू। इसके अलावा है ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ये भी ऊपर हम पढ़ के आए हिस्सा। ये वो जो हमारा लाइन था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए फिट बैठता है कि वो क्या है, वो प्रिंसिपल भी है और सबके लिए एजेंट का भी काम करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग फॉर्म कैन बी 20 हो सकता है या 10 होगा। दिस इज फॉल्स। Methods of settlement of dispute among the partners can't be part of the partnership deed। क्या पार्टनरशिप डीड का पार्ट नहीं होगा? दिस इज फॉल्स। ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड होगा तो ही आप डिस्प्यूट आप जीत पाओगे, आप अपनी चीजों को एविडेंट कर पाओगे। इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स। ऐसा होता है क्या कि आपका डीड साइलेंट है और आप बोल रहे हो कि हमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चाहिए एट द रेट 6%? फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट 12% इफ द डीड इज साइलेंट। आपका डीड साइलेंट है तो आप पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या 12% होगा? नॉट एट ऑल, इट शुड बी 6% पर एनम। फॉल्स। दिस इज इट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे विच इज स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसमें कुछ है नहीं वैसे बताने वाला। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, जो जिसमें कि हम दो मेथड हम देखने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट। सो या, this is it. Thank you guys for watching this video. Hope you like this video. Like, share and comment. Thank you.